ठीक है बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेव्स अकूस्टिक्स। ठीक है। देखो भैया, अगर आपने आज बैच ज्वाइन किया है या आपका पहला दिन है तो आपको एक गाइडेंस वीडियो मिली होगी। उसको अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी। ठीक है। नंबर 2, आपको जो लेक्चर्स कवर कराए जा रहे हैं, हर लेक्चर में आपके जितने भी टॉपिकल पास पेपर्स हैं ना वो सारे कवर हो जाते हैं हर लेक्चर में। और आपको ये अंदाज़ा होगा अगर आपने लेक्चर तरीके से देखने के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। बाकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपको हर चैप्टर के साथ टॉपिकल शीट दी जाती है और अमूमी तौर पे हर लेक्चर के आखिर में क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो वो आपकी एक और सोर्स है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। अब देखो बच्चे, हमारे पास जो आज का लेक्चर है ये वेव्स का आखिरी लेक्चर होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद हमारा क्लास 11 के अंदर जो टॉपिक्स बचेंगे वो मोटे मोटे हमारे 4 टॉपिक्स हैं। है तो बेसिकली 2 टॉपिक्स, एक लाइट को लेकर है और एक फ्लूइड्स को लेकर है। और दोनों टॉपिक्स एमडी कैट के पीएमडीसी के सिलेबस के बाहर हैं। तो अगर कोई स्ट्रिक्टली एमडी कैट को फॉलो कर रहा है तो वो जो है भले आगे की क्लासेस ना ले, लेकिन अगर कोई एकेयू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नम्स के अंदर भी वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन नम्स के अंदर फिजिकल ऑप्टिक्स से माजी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स से तो खैर नहीं आए, लेकिन फिजिकल ऑप्टिक्स से आए हुए हैं। ठीक है। फिजिकल ऑप्टिक्स वही है जिसमें आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डाइफ्रैक्शन और ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो अब आगे के हमारे 4 चैप्टर वो वाले होंगे। तो जो इंजीनियरिंग वाले हैं उन्होंने तो बहरहाल पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मेडिकल वालों के लिए ये चीज़ मैं बता रहा था। चलो, अब देखो बच्चे, हम लोगों ने हमारा आखिरी क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था वो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं तो मैंने आपको टॉपिक स्टैंडिंग वेव्स का पढ़ाया था। आपको याद होगा स्टैंडिंग वेव्स का फिनोमिना ये था कि आपके पास जब कभी भी दो वेव्स ओपोजिट डायरेक्शन में प्रोपगेट करती हुई आती हैं, ओपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आती हैं, जैसे एक वेव मान लो ऐसे प्रोपगेट करती हुई आ रही है और एक वेव मान लो, एक मिनट, एक वेव मान लो हमारे पास ऐसे प्रोपगेट करती हुई आ रही है इस तरह से। अरे भैया, और एक वेव मेरा बेटा मान लो इस डायरेक्शन में इस तरफ से प्रोपगेट करती हुई आ रही है। ठीक है। चलो, दोनों वेव्स हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपगेट करती हुई आ रही हैं। ठीक है। तो हमने ये चीज देखी थी, ये दोनों वेव जब भी हमारे पास इंटरफेरेंस करती हैं, यानी कि जब ये दो वेव्स आपस में मिलेंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो इसके नतीजे के अंदर हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और हमने साथ ही साथ ये भी देखा था कि हमारे पास स्टैंडिंग वेव जो प्रोड्यूस होती है उन्हें स्टैंडिंग वेव्स हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी स्टैंड कर रही होती है, एनर्जी आगे पीछे मूव नहीं कर रही होती है। फिर हमने हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, जहां पे हमने ट्रांसवर्स वेव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव में कैसे हमारे पास स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही होती है। अब आज की क्लास में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है एयर ऑर्गन पाइप्स का। अब एयर ऑर्गन पाइप्स क्या हैं और इसके अंदर हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। मजेदार बात यह कि अगर आपने कल वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया था और मैंने जो आपको उसके होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो आपने लगा लिए थे, तो आज वाले टॉपिक में कोई नया काम नहीं है। हम लोग सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने सिर्फ इसको देखना है और एंजॉय करना है। ठीक है। अब एयर ऑर्गन पाइप्स कैसे होते हैं मैं आपको पहले मिसाल देता हूं। आपने कभी ना कभी यकीनन ऐसे देखा होगा, जैसे मान लो हमारे पास ऐसी कोई पतली सी बोतल है और इसका जो एक सिरा है ना वो यहां से खुला हुआ है, एक एंड खुला हुआ है। ठीक है। आपने क्या किया, आपने अपना मुंह यहां पे रखा और आपने कुछ बोला। जब आप कुछ बोलते हुए जाते हो तो जाहिर है कुछ आवाज आपकी इसके अंदर जाती है और इसमें से एक अजीब सा साउंड प्रोड्यूस होता है। शायद आपने कभी देखा हो, कोई भी जो बोतल होती है उस बोतल के किनारे पे अगर आप फूंक मारो या एयर ब्लो करो तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो साउंड प्रोड्यूस क्यों होती है? क्योंकि आपके पास साउंड वेव ऐसे इसके अंदर जाती है, साउंड वेव ऐसे इसके अंदर जाती है और अल्टीमेटली इसके एक एंड से टकरा कर वापस आती है। मतलब इसका जो एंड होता है ना,
इसके एंड से साउंड वेव टकरा के वापस आती है और नतीजे में इन दोनों वेव्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। और जब इंटरेक्शन होता है तो ये दोनों वेव्स आपस में मिलती है, इंटरफेरेंस होता है और आपको नजर आ रहा है दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हुई जा रही हैं। तो इनके इंटरफेरेंस के नतीजे में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है जो कि आपको सुनाई दे रही होती है। ठीक है, वो जो आप अजीब सी आवाजें निकाल रहे होते हो वो इसी में से आ रही होती हैं। ठीक हो गया सर, आगे चलें, मजीद बात बताएं अब हमें। अब देखो बच्चे, इसके अंदर हमारे पास जो मजीद कॉन्सेप्ट है ना समझने के लिए, हमारे पास जो ऑर्गन पाइप है वो दो तरह के होंगे। एक ऑर्गन पाइप हमारे पास होगा जो कहलाता है बोथ एंड्स ओपन, बोथ एंड्स ओपन, बोथ एंड्स ओपन। एक होगा जिसको आप कहोगे ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप, ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप, ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप, या इसका एक और नाम हम देंगे वन एंड क्लोज, या इसको यूं भी कहते हैं क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। इसका क्या सीन होता है, इसका वन एंड क्लोज होता है। अपनी डेली रूटीन में हम जो अक्सर व बेशतर कह लो कि ये आवाजें सुनते हैं, या अक्सर व बेशतर हम डेली रूटीन में ये वाला जो फिनोमिना सुनते हैं, ये वन एंड क्लोज पाइप की मदद से ही सुनते हैं, वन एंड क्लोज पाइप। ठीक है, एक आपके पास होता है बोथ एंड ओपन, एक आपके पास होता है वन एंड क्लोज। ठीक है, अभी बारी बारी समझते जाते हैं, आपको सब चीज का आइडिया होता जाएगा कि वन एंड क्लोज कौन सा वाला है और बोथ एंड ओपन कौन सा वाला है। ठीक है, चलो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा बोथ एंड ओपन वाला पाइप। ये देखो, ये मान लो हमारे पास है हमारा बोथ एंड्स ओपन वाला पाइप। ठीक है, इसके दोनों एंड जो है ना वो अपने पास कैसे हैं, ऐसे ओपन है, बोथ एंड्स ओपन पाइप है। ठीक है, अच्छा अब देखो मेरा बेटा ये चीज समझ लीजिएगा, ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। पहले तो ये समझ लो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना ये क्या फिनोमिना क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो होता ये है मेरा बेटा कि आपके पास यहाँ पे मान लो एक अदर ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में हमें पता है कि जिसको आप किसी रबड़ कॉक पे स्ट्राइक करते हो तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, उसके जो प्रोंग्स होते हैं वो ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे होते हैं ऐसे, और इनके टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से क्या होती है, साउंड वेव जनरेट हो रही होती है। पता है हमें ये सारी की सारी बात। अब जब ये साउंड वेव जनरेट होगी तो होगा क्या जनाबे वाला, ये साउंड वेव यहां से प्रोपेगेट करती हुई इधर जाएगी और यहां पे ओपन एंड या क्लोज एंड जो भी एंड है वहां से टकरा करके ये साउंड वेव क्या होगी आपके पास वापस आएगी। अभी ओपन एंड से कैसे टकराएगी मैं वो भी आपको समझाऊंगा, परेशान नहीं होना, टकरा के वापस आएगी और इसके नतीजे में दोनों वेव्स का आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा और इंटरफेरेंस होगा, और इस इंटरफेरेंस के नतीजे में आपके पास क्या होगा, इस ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी। सही है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चे, इसके अंदर आपके पास जो समझने वाली बात है ना वो क्या है, समझने वाली बात ये, जिस तरह हमने स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो दोनों किनारे हैं ना, यानी कि जहां पे आपका स्ट्रिंग फिक्स सपोर्ट से बंधा हुआ है, जो दोनों किनारे थे वहां पे आपके पास क्या था, वहां पे हमेशा आपके पास नोड्स बना करते थे। मैंने आपको रीजन भी बताई थी, क्यों, क्योंकि भाई वो जो दोनों किनारे थे, अब जाहिर है वो दोनों किनारे जब एंड से बंधे हुए हैं तो उनके पास ये मार्जिन नहीं है कि वो वाइब्रेट कर सकें। जाहिर है जब वो वाइब्रेट ही नहीं कर सकते, जब वो वाइब्रेट नहीं कर सकते तो उस पॉइंट पे लाजमन क्या बनना है, नोड बनना है, और ये हमारी कंडीशन थी वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपका एंड है, अब आप नोट करो ये जो आपका ऑर्गन पाइप है इसमें एक यहां पे आपको नजर आ रहा है ये आपका ओपन एंड है, देखो नजर आ रहा है, और ये वाला देखो आपको नजर आ रहा है ये आपका कैसा एंड है, क्लोज एंड है। एक आपका ओपन एंड है, एक आपका क्या है, क्लोज एंड है। जो मेरे बच्चे आपका ओपन एंड होगा, ओपन एंड पे हमेशा आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। क्यों सर, याद करो मैंने आपको एंटी नोड का कॉन्सेप्ट दिया था। देखो बच्चे, अगर आपने, मैंने पहले भी बताया लेक्चर के स्टार्ट में, अगर आपने कल वाला लेक्चर लिया हुआ है ना तो आपका आधे से ज्यादा लेक्चर आज का क्लियर है, इसमें कोई नई बात नहीं आएगी, बस जो हमने कल के कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनको यहां पे डालेंगे। यही वजह है कि मैं आपको ये टॉपिक एक्स्ट्रा क्लास रख के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सैटरडे की क्लास में हो सकता है कुछ और बच्चे मौजूद हों जो कि उसको फर्स्ट क्लास के तौर पे ले रहे होंगे। आज की क्लास मेरी शेड्यूल में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा क्लास रख के ये टॉपिक इसीलिए मुकम्मल कर रहा हूं ताकि कल वाली कंटिन्यूटी में आज हो जाए ये काम पूरा। एंटी नोड के बारे में मैंने आपको बताया था, वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। तो देखो ये ओपन एंड है ना, तो ओपन यहां पे देखो, अब जरा समझो, यहां पे मेरे पास मान लो एयर का मॉलिक्यूल है, समझना,
इस एयर के मॉलिक्यूल के पास डिस्प्लेस होने की मैक्सिमम गुंजाइश मौजूद है। क्यों सर? क्योंकि ओपन एंड है। ओपन एंड का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्ट थोड़ी कर रहा है कि बेटा तू इतना आगे जा या इतना आगे जा। भाई इसके बाद तो खुला खाता है, जितना आगे जाना चाहता है जा सकता है, ओपन एंड है, फ्री टू मूव है। अब देखो यहां पे एक एयर मॉलिक्यूल है, ये जो क्लोज एंड है, यहां पे हमेशा आपके पास क्या होगा, यहां पे हमेशा आपके पास डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। क्यों? भाई ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ये आगे जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता। क्यों सर? इसलिए कि आगे क्लोज एंड है, कैसे जाएगा आगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ओपन एंड और क्लोज एंड, ठीक है सर, चले समझ में आ गया। भाई इतनी बात ध्यान में रखना, ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा और क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा, हमेशा ऑर्गन पाइप के सारे केसेस में। अब हम आते हैं और बात करते हैं जनाब बोथ एंड्स ओपन की। पहले इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि इसके सारे फॉर्मूले बिल्कुल वही होंगे जो कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के थे। जब आप बोथ एंड्स ओपन की बात करते हो ना, तो आपके पास सूरत हाल कुछ ऐसी बनती है। ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, इसका फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब देखो, कल वाले लेक्चर में भी यही बात हुई थी, आज वाले लेक्चर में फिर से यही बात आ रही है। मैंने आपको फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट बताया था वहां पे भी, कि जिससे कम करना पॉसिबल ना हो या जिससे पीछे जाना पॉसिबल ना हो, उसे आप कहते हो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बोला ओपन एंड पे बनना है भैया एंटी नोड। तो देखो एक एंटी नोड इस ओपन एंड पे नजर आ रहा है, इसको कह दो A1। एक एंटी नोड इस एंड पे नजर आ रहा है, इसे आप कह दो A2। क्या आपको दरमियान में कहीं कोई एंटी नोड दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो भाई यही पॉसिबिलिटी थी ना, कम से कम, इससे कम क्या हो सकता है भाई? जो ओपन एंड है, ओपन एंड पे तो हमेशा क्या आएगा, एंटी नोड ही आएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहां पे आपने इसको मार्क कर दिया। क्या मार्क कर दिया जनाबे वाला? आपने इसे कह दिया यहां पे, ये आपके पास क्या है, λ1/2। सर ये λ/2 कैसे आया? दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान का फासला मैंने आपको बताया था, क्या हुआ करता था, λ/2 होता था। तो वही चीज यहां पे आ गई है। और ये जो ऑर्गन पाइप है, इस ऑर्गन पाइप की यकीनन कोई ना कोई लेंथ भी होगी। मान लेते हैं इस ऑर्गन पाइप की जो लंबाई है ना, वो आगे सारे के सारे टॉपिक्स के लिए मैंने मान लिया कितनी है, L के बराबर है। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। वही काम जो कल कर रहे थे वो आज फिर से करना है। कोई नया काम, 1 रुपए का नया काम नहीं करना। आपने बोला भाई L किसके बराबर है, यहाँ पे λ1/2 के बराबर है, ठीक है। अब λ1 क्या हो गया जनाबे वाला, हो गया 2L। आप चाहो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2L बटे में आ जाएगा 1। यस सर लिख सकते हैं, कल भी तो यही किया था, कौन सा कमाल आ गया इसमें। अब फिर उसके बाद क्या होगा जनाब, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। F1 λ1 बन जाएगा, वेरी गुड। F1 विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय λ1, वेरी गुड। अब वैल्यू पुट कर देंगे लाके, F1 विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 2L। और इसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, 1 मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, अब इसे क्या क्या कह सकते हैं, कल की क्लास में पढ़ाई थी ये सारी बातें। इसे आप कह सकते हो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये पहला पॉसिबल मोड है। और क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये फंडामेंटल मोड भी कहला सकता है। और क्या बताया था जनाब, इसको हम जीरोथ ओवरटोन कह सकते हैं, क्योंकि ओवरटोन तो शुरू ही फंडामेंटल मोड के बाद होता है। तो ये भी कौन सा हो गया जनाब, ये हो गया आपके पास जीरोथ ओवरटोन हो गया, वेरी गुड। फिर मैंने आपको हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने कहा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही आपका हार्मोनिक है। तो ये देखो, ये है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको आप क्या कहोगे, F1। और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप बोलोगे जनाबे वाला ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फर्स्ट हार्मोनिक। क्या है ये है हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है सर, चलें समझ में आ गई यहां तक की बात। आगे चलते हैं और अब हम मजीद बातचीत करते हैं, इसी के ऊपर कुछ और बात करते हैं। अब अभी बोथ एंड ओपन चल रहा है, तसल्ली से सुनते जाना, बोथ एंड्स ओपन, ठीक है। अब बोथ एंड्स ओपन में हम कहां पे जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं सेकंड पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन पे। वही सेम टू सेम मैंने वो पाइप ले लिया, बोथ एंड जिसके क्या हुए में जनाब, ओपन हुए में। अब क्या आ रहा है हमारे पास, अब हमारे पास आ रहा है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सही है सर, बताइए क्या होगा। भाई भाई देखो, फंडामेंटल मोड में क्या था, दोनों एंड पे एंटी नोड थे, बीच में कोई एंटी नोड नहीं था। अब बीच में भी एक एंटी नोड आ जाएगा। अच्छा सर बताएं कैसे आएगा। देखो अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे आएगा। देखो और से, अब देखो आपको यहां पे तीन तीन एंटी नोड नजर आ रहे होंगे। ये एंटी नोड नंबर 1 आपने इसे कह दिया, ये एंटी नोड नंबर 2 इसे आपने कह दिया, ये एंटी नोड नंबर आपने इसे क्या कह दिया जनाबे वाला, 3 कह दिया। तीन तीन एंटी नोड नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं सर। अब देखो,
आपको पता है दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स का फासला, ये देखो ये दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड है जी सर है, इनका फासला कितना है λ/2। सिमिलरली ये, एक मिनट, ये भी दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड है, बिल्कुल है सर, इनका भी फासला वही होने वाला है। ठीक हो गया, ये वही वही कल वाली बात करते जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे इसमें हम। देखो इसको मैंने कह दिया λ2/2, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सेकंड मोड में वाइब्रेशन हो रही है। यहां पे भी मेरे पास क्या आ गया λ2/2। ठीक हो गया सर, यहां तक की बात तो हमें भी समझ में आ गई। अब देखो इसी इसी पैटर्न पे अगर आप देखते हो तो देखो आपको ये नजर आ रहा है, ये देखो आपको ये नजर आ रहा है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ अपने पास किसके बराबर है, इसकी लेंथ अपने पास एल के बराबर है। ये चीज भी हमें नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है, कोई परेशानी वाली बात यहां तक हमारे पास नहीं है। ठीक है, वही काम फिर से हो जाएगा। आप बोलोगे जनाब एल बराबर है यहां पे λ2/2 प्लस λ2/2 के। ठीक हो गया सर, क्या हो जाएगा जनाब 2λ2/2। ठीक हो गया सर। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको यहां से λ2 का वैल्यू निकालना है। λ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 2l डिवीजन में क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन में क्या आ गया 2 आ गया, मुझे पता है 2 से 2 मर रहा है, मैंने खुद नहीं मारा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे f की वैल्यू चाहिए, F2 विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय λ2। क्या बन जाएगा v डिवाइडेड बाय 2l अपॉन में आ गया 2। अब देखो ये पलटेगा, ये ऊपर आ जाएगी चीज उठ के। क्या बन गया ये फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया v/2l मल्टीप्लाई में क्या आ गया 2 आ गया। अब अगर आप गौर से देखो ना, पहले तो सेकंड मोड देखो आप अब इसको आप कहोगे क्या, ये भी देख लो, इसको आप क्या कहोगे F2 को, इसको आप कहोगे ये आपके पास क्या है, दिस इज योर सेकंड पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन। कैसे पता चल रहा है सेकंड मोड है, भाई देख एंड पे तो एंटी नोड आना था, बीच में एक एंटी नोड और आ गया। सही है, वहां पे इसी वाले के अंदर क्या होता था, नोड आया करता था। ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। या आप इसको क्या कहोगे, आप इसे कहोगे दिस इज योर फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि ये फंडामेंटल के बाद पहला पॉसिबल मोड है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ओवरटोन। और आप इसे कहोगे ये आपका क्या है, सेकंड हार्मोनिक है। सेकंड हार्मोनिक का कैसे पता चलता है, भाई इतना हिस्सा देखते हो तो ये आपका F1 है, और यहां पे F1 से क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 2 हो रही है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो भी मल्टीपल होता है वही उसका क्या होता है, हार्मोनिक होता है। आप में से जो लोग आगे इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, वो तो हार्मोनिक्स को बहुत पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे हार्मोनिक्स को। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब देखो इसी चीज को हम आगे मेंशन कर देते हैं। λ1 आपके पास था 2l/1, λ2 आपके पास था 2l/2, तो λ3 कितना हो जाएगा 2l/3। देखो वही सेम टू सेम फॉर्मूले आ रहे हैं। λ4 क्या हो जाएगा 2l/4। करते 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 अगर nth मोड में वाइब्रेशन करनी है, तो nth मोड का वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया 2l/n। यहां से भी आपको ये नजर आ रहा है कि n बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोड बढ़ते जा रहे हैं, तो जो वेवलेंथ वेवलेंथ आती जा रही है उस पर्टिकुलर मोड की, वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। भाई उसी पाइप में ज्यादा से ज्यादा आपको साइकिल्स नजर आ रही हैं, इसका मतलब साइज वेव का क्या होता जा रहा है, लेंथ छोटी होती जा रही है, तभी तो नजर आ रहा है। सिमिलर पैटर्न पे अगर आप F1 का वैल्यू देखोगे तो वो v/2l/1 है, F2 का देखोगे तो v/2l/2 है, F3 का जब आप देखते हो तो वो क्या है, वो आपका हो जाएगा v/2l मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलर पैटर्न पे आप F4 देखते हो तो ये आपका हो जाएगा v/2l मल्टीप्लाई बाय 4। इसी पैटर्न पे आप चलते 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 चले जाओगे तो Fn विल बी इक्वल टू v/2l मल्टीप्लाई बाय n, ये बन जाएगा। यहां से आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मोड्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपके पास फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहां तक की बात हमें भी क्लियर होती है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप क्या कहते हो, इसको आप कहोगे nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक नाम। इसको आप कहोगे nth हार्मोनिक इन बोथ एंड्स ओपन पाइप, दूसरा नाम। या इसी चीज को आप ये भी तो कह सकते हो n-1th ओवरटोन। क्यों सर, भाई ओवरटोन आपका एक स्टेप अभी भी पीछे चल रहा है, देख लो, नजर ही आ रहा है आपको ऊपर से। ये देखो, यहां फर्स्ट ओवरटोन है और सेकेंड हार्मोनिक है, तो हार्मोनिक आपका कहां है, हार्मोनिक आपका एक स्टेप आगे है। आगे वाले में देखोगे, ऊपर वाले में देखोगे, ऊपर वाले में भी आपके पास यही है। देखो जीरोथ ओवरटोन है और फर्स्ट आपके पास क्या है, हार्मोनिक है। जीरोथ ओवरटोन है और फर्स्ट क्या है, हार्मोनिक है। ओवरटोन एक स्टेप क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। यानी कि ऑल इन ऑल आपके पास कोई तब्दीली नहीं दिख रही। ऑल इन ऑल जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका वही का वही है, कोई भी चीज उसके अंदर आपके पास चेंज नहीं हुई है।
स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला। एक जो बुनियादी फर्क है ना, जो बच्चा नहीं समझ पाता, वो मैं आपको बता दूं फर्क। ये बुनियादी फर्क अपने पास नोट कर लीजिएगा। क्या बुनियादी फर्क है? बुनियादी फर्क ये है कि वो जो आप पढ़ के आए थे ना स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, मैंने वेव्स के पहले लेक्चर में आपको ये बात बताई थी। स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती है ना जनाबे वाला, वो आपके पास होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी होती हैं? वो आपके पास होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और आप उनका स्टैंडिंग उनका आप प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर आपके पास कौन सी वेव्स होती हैं जनाब? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। जबकि आपके पास ऑर्गन पाइप के अंदर, ऑर्गन पाइप के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती हैं, ये साउंड वेव्स होती है, जिनकी स्टैंडिंग वेव आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो। तो साउंड वेव्स कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लेकिन आपने इनको शो तो वैसे ही किया हुआ है ट्रफ क्रस्ट से, यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको आप शो कर सकते हो। अब कैसे शो कर सकते हैं वो फिर जाहिर सी बात है आपके उसमें नहीं है अभी, ई कैट एम डी कैट के स्कोप में, वरना वो भी बताता। तो इसको आप शो बिल्कुल कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव दोनों में स्टैंडिंग वेव्स आपकी प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब हमारे पास शुरू होता है एक टॉपिक और, ठीक है, मतलब वही वाला, बोथ एंड्स ओपन पढ़ लिया ना। अब जा रहे हैं ओपन एंडेड पाइप, या वन एंड क्लोज वाला पाइप, या क्लोज एंड ऑर्गन पाइप, ठीक है। अब हम उस पे जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज जरा आप और समझ लो। अभी जो मैंने आपके सामने लिखा, ये जो बोथ एंड्स ओपन वाले में, तो इसमें F1 हमारे पास क्या था? V/2L मल्टीप्लाई बाय 1। F2 हमारे पास क्या था? V/2L मल्टीप्लाई बाय V/2L मल्टीप्लाई बाय 2। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको यहां पे नजर आ रहा है कि एन का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एन का कोई भी पॉसिबल वैल्यू है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, और से सुनना, मैं ये कह सकता हूं बोथ एंड्स ओपन पाइप में, मैं ये कह सकता हूं बोथ एंड्स ओपन पाइप में ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करती हैं। ऑड हार्मोनिक भी एग्जिस्ट करती है और इवन हार्मोनिक भी एग्जिस्ट करती है। ऑड और इवन का मतलब क्या है भाई? देखो ना, हार्मोनिक क्या है? फंडामेंटल का मल्टीपल। तो देखो आपको ये नजर आ रहा है ये ऑड नंबर है, ये नजर आ रहा है ये ऑड नंबर है, तो ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली ये क्या है? इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर है। तो इवन हार्मोनिक्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ऑड भी एग्जिस्ट कर रही है, इवन भी एग्जिस्ट कर रही है। आप बोलोगे सर ये कौन सा कमाल है, ये कौन सी अनोखी बात है? वो आपको भी नजर आएगा जब हम इसका वन एंड ओपन और वन एंड क्लोज की तरफ जाएंगे। चलो चलते हैं। अब हमारे पास आता है, अब हमारे पास आता है वन एंड क्लोज, या इसको आप क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप भी कहते हो। वन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। देखते हैं हम जरा। अब वन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप जो है ना, इसकी क्या सूरत हाल है? इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है, ये देखो इधर, ये देखो इधर। आपको पता है ओपन एंड पे आपके पास क्या बनना है जनाब? ओपन एंड पे एंटी नोड बनना है, और क्लोज एंड पे क्या बनना है? क्लोज एंड पे आपके पास नोड बनना है। सही है डिस्प्लेसमेंट का। ये आप लेकर गए इसको, इस पॉइंट पे ले आए, ये आप ले आए इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ भी ले आते हैं, ये जरा, ठीक हो गया। अब आप गौर से देखोगे ना तो आपको ये चीज नजर आ रही है। यहां देखो ये आपके पास एंटी नोड बना हुआ है एक, यहां देखो ये आपके पास क्या है? ये नोड बना हुआ है। इसको मैं कह रहा हूं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि मैं इसे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन किस खुशी में कह रहा हूं, क्योंकि देखो इससे कम पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों भाई? एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है, क्लोज के ऊपर एंटी नोड आएगा, ओपन के ऊपर, सॉरी, क्लोज पे नोड आएगा, ओपन पे एंटी नोड आएगा। इससे छोटी क्या पॉसिबिलिटी होगी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। देखो
हमारे पास यहां पे ये जो जगह है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे एक नोड है उसके बिल्कुल बराबर में क्या आ रहा है, एंटी नोड आ रहा है। तो यहां आपने कह दिया इसे लेमडा बाय 4। क्या कह दिया इसे, लेमडा बाय 4। और आपने यहां लिख दिया लेमडा 1/4। लेमडा 1/4 फंडामेंटल मोड है, फर्स्ट मोड है। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे चलिए। अच्छा चलते हैं, आगे चलते हैं अभी। साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूं यार इस पाइप की लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर पाइप की लेंथ तो वही है जो पहले थी, पाइप की लेंथ हमने क्यों चेंज करनी है, तो पाइप की लेंथ तो वही की वही आ गई दोबारा से। पाइप की लेंथ आपके पास कितनी आ गई, एल आ गई। ठीक है, मैं बोलता हूँ चलिए एक काम करो, जरा फॉर्मूला तो निकालो यहाँ पे। तो अब फॉर्मूला आपको निकालना आ चुका है, कोई मसला नहीं है। एल विल बी इक्वल टू लेमडा 1/4। ठीक है सर। सर जरा लेमडा 1 का वैल्यू निकालिएगा। लेमडा 1 का वैल्यू आता है 4L। आपको 4L के नीचे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। मैं बोलूंगा वेरी गुड। अब तो V इज इक्वल टू एफ लेमडा, F1 विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लेमडा 1। वेरी गुड, आगे चलें जरा। अब देखो V डिवाइडेड बाय 4L, इसको नोट कर लेना, एग्जामिनर माजी में पता नहीं कितनी दफा ये बेसिक सवाल पूछ चुका है कि वन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताइए। तो वन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, V/4L है, V/4L है। अच्छा, एक और चीज देख लो यहाँ पे, जो आपका बोथ एंड्स ओपन था उसको F0 से शो कर देते हैं। जो बोथ एंड्स ओपन था उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, V/2L। जो वन एंड क्लोज है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, V/4L। ये है, फर्क नजर आ रहा है आपको। सर क्या फर्क है, अभी देखो, इस V/4L को मैं ऐसे लिख सकता हूं, V/2 मल्टीप्लाई बाय 2L, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 2 2 4 हो जाएगा। अब देखो ये जो चीज है, ये जो V/2L है ये इसके बराबर है, बिल्कुल है। तो ये बन जाएगा इस तरह से, F0/2। यानी कि इसको अगर तुम यहां से उठा के वहां ले जाओगे तो ये बनेगा F0 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FC। कई दफा ये रिलेशन पूछा उसने, क्या पूछा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ एंड ओपन पाइप इज इक्वल टू ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो ये चीज भी हम ड्राइव कर ली, खैर ये तो वैसे ही आ गया था। अब ये आपके पास क्या कहलाता है, जरा ये भी समझना, यहां जरूरी है समझना। इसको मैं क्या क्या कह सकता हूं, देखो समझो। यहां पे आपके पास V/4L से कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो मैंने कहा इसका मतलब V/4L से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है भाई साहब, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। भाई जब कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, 1 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है सर, बताइए क्या कह सकते हैं इसको हम। F1 को मैं कहूंगा यहां पे, अच्छे से सुनना, अभी आपके ना कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे थोड़ी सी देर में कि आप कितने अच्छे से तमीज से मेरी बात कल से सुनते आ रहे हो। ये है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, वेरी गुड सर। और इसे आप कह सकते हो दिस इज योर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, मैं बोलूंगा बहुत अच्छे सर। और फर्स्ट हार्मोनिक, सर आपने इसे फर्स्ट हार्मोनिक किस तरह से कह दिया, भाई साहब मैंने इसे फर्स्ट हार्मोनिक यहां से देख के कह दिया, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, सही है कह दिया। या इसे मैं क्या कह सकता हूं, इसे मैं कह सकता हूं दिस इज जीरोथ ओवरटोन। यहां तक जो है ना मुझे बात समझ में आती है, यहां तक मुझे बताओ क्या सबको सारी चीज क्लियर है, तो मैं इसके अगले मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब देखो बच्चे, अब हम चलते हैं इसके ना अगले मोड के ऊपर। इसके अगले मोड से ना आपकी बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जो अब हम वो वन एंड क्लोज वाले का ना अगले मोड पे जा रहे हैं, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे आ रहे हैं। ठीक है सर, आ जाइए। अच्छा जी। 2 मिनट देना बच्चे, मैं बना लूं ये थोड़ा सा। तो थोड़ा सा बेहुदा बना है, बस गुजारा कर लेना, ठीक है, समझ जाना कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास है इसका सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, मैं बोलूंगा देखो बहुत सिंपल है, आपको भी पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है, देखो जो ओपन एंड होता है वहां पे क्या आना होता है जनाब, एंटी नोड आना होता है। अब देखो आपको आपको दूसरा एंटी नोड देखना शुरू हो गया होगा,
सिमिलरली यहां देखो, एक नोड आपको ये दिख रहा होगा, एक नोड आपको यहां पे दिख रहा होगा। भाई क्लोज एंड पे तो नोड ने आना ही आना है, आपको एक नोड इजाफी दिख रहा है। देखो, जब फंडामेंटल का मतलब है कि जो बेयर मिनिमम है वही आपको नजर आ रहा हो, इसमें आपको देखो नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो, यहां से लेके यहां तक का अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछता है, तो देखो ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है ना, एक एंटी नोड और उसके बिल्कुल बाजू में कंसेक्यूटिव में रखे हुए नोड का जो फर्क है वो क्या है, λ/4 है। कह दिया भाई λ/4, और ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, दिस इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। भाई यहां पे मोड कौन सा है, सेकेंड है। आप बोलोगे सेकेंड पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, जिसकी अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहां पे। अच्छा सर, आगे चलें। यहां से लेके अगर कोई आपसे यहां तक का डिस्टेंस पूछे, तो ये तो भाई दो कंसेक्यूटिव नोड्स हो गए। दो कंसेक्यूटिव नोड का आपको फासला पता है, दो कंसेक्यूटिव नोड का फासला क्या होता है, λ/2 होता है। पढ़ के आए हुए हम सब कुछ, रट्टा तो हमने कहीं भी नहीं मारा। ये λ/2 हो गया आपके पास, ठीक है सर, समझ में आता है, आगे बताइए चले। और आपको ये भी पता है कि ये जो आपके पास पूरा का पूरा पाइप है, इस पूरे पाइप की जो लेंथ हम लोग लेके चल रहे हैं वो कितनी है, वो आपके पास एल के बराबर है। इस पूरे पाइप की लेंथ कितनी है, वो आपके पास एल के बराबर है। अब जब आप इसको लिख के आओगे तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे लैम्डा इज इक्वल टू λ/2/2। λ/2 क्यों आ रहा है भाई यहां, ये समझना, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की वजह से आ रहा है, प्लस λ/2/4। ठीक है सर, अब एलसीएम सेम करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 λ/2/2 प्लस का λ/2/4, बहुत आला। क्या बनता है, ये देखो, ये देखो बोंगी मारी मैंने। यहां पे क्या होना चाहिए था भाई, यहां पे 4 होना चाहिए था भाई, जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो वहां 4 होगा। क्या बन गया ये, 3 λ/2/4 बन गया ये, वेरी गुड। अब आगे देखो जरा, एक स्टेप आगे चलो, आगे आ जाओ एक स्टेप में। जब आप एक स्टेप आगे जाते हो तो λ/2 की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी आती है, 4l/3। पहले कितनी थी, 4l/1। अब कितनी आ रही है, 4l/3। देख रहे हो, पहले क्या था, 4l/1 था, अब क्या आ रहा है, 4l/3 आ रहा है यहाँ पे आपके पास ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं मजीद क्या आता है, आ रहा है क्या निकल के आता है हमारे सामने। अब आपको बोला जा रहा है यार फ्रीक्वेंसी भी निकाल के दिखा दो, इतना कुछ कर लिया इतना। तो देखो v डिवाइडेड बाय क्या हो गया, λ/2 हो गया, ठीक है सर। v डिवाइडेड बाय λ/2 की जगह क्या आ गया, 4l/3। अब आपको नजर आ रहा है जनाब, ये 3 जब पलटेगा तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा v/4l मल्टीप्लाई बाय 3। यस सर, समझ में आ गया। अब देखो, अब समझना अच्छे से, अगर मैं आपसे पूछूं यार इसको आप क्या क्या कह सकते हो, जरा मुझे बताओ तो सही। अब देखो, अपने कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए बताना, गलत मत बोलना। F2 का मतलब क्या हो गया, दिस इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। भाई ये सेकेंड पॉसिबल मोड है वाइब्रेशन का, बिल्कुल सर, ये सेकेंड पॉसिबल मोड है। अच्छा जी, और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। सर ओवरटोन क्या होता है, पहले तो ये बताएं भाई। देख, ओवरटोन के नाम से पता चल रहा है, ओवरटोन फंडामेंटल के ऊपर आने वाला टोन, फंडामेंटल के बाद में आने वाला टोन, ठीक है। तो सेकंड मोड है, फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है सर। इसको आप सेकंड हार्मोनिक नहीं कह सकते मेरे भाई, ये देखो मैं यहां लिख के काट रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चों का ना ये गलत उलाम एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसको सेकंड हार्मोनिक कहेंगे, नहीं कह सकते भाई। मैंने आपको हार्मोनिक का क्या कॉन्सेप्ट दिया है, मैंने आपको क्या कहा है, मैंने कहा फंडामेंटल का जो मल्टीपल नंबर होता है वो हार्मोनिक तय करता है। या जरा तय करो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है वन एंड क्लोज वाले की, तो वो v/4 है रे भाई, यही है ना फंडामेंटल, तो यही है F1 तो यही है आपके पास। और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो गोया कौन सा हार्मोनिक है, सेकंड तो नहीं हुआ ये हार्मोनिक, ये कौन सा हो गया, थर्ड हार्मोनिक हो गया। गोया यहां पे फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक मार्केट से गायब है, सेकंड हार्मोनिक इधर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा भाई साहब, कर ही नहीं रहा। ये मतलब है इस बात का, ये मतलब है इस बात का, थर्ड हार्मोनिक सीधा। देखो, फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन आएगा तो फिफ्थ हार्मोनिक आएगा, थर्ड ओवरटोन आएगा तो सेवेंथ हार्मोनिक आएगा। देख रहे हो, इस तरह से ये बात आपके पास चलती चली जा रही हैगी, इस तरीके में कहानी आपके पास हो रही है, ठीक है। ऊपर आपके पास क्या था, जीरो तो ओवरटोन था, तो फर्स्ट हार्मोनिक था। यहां देखो, फर्स्ट हार्मोनिक है तो थर्ड ओवरटोन है, ऐसे आपके पास ये कहानी क्या होती जा रही है, चलती चली जा रही हैगी, ठीक है। अच्छा सर, इसको एक काम करना है, जर्नलाइज करते हैं, चलो जर्नलाइज करते हैं। लिख के देखो जरा, λ/1 का वैल्यू क्या था, 4l/1, मैं बोलूंगा बहुत अच्छे। λ/2 का वैल्यू क्या था, 4l/3, अभी अभी निकाला है। λ/3 क्या होगा फिर आपके पास, अब λ/3 होगा 4l/5। λ/4 क्या हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा जनाब 4l/7। सिंपल। चलते चलते λn विल बी इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाय, अब जरा डिवीजन को जो लिखना है वो पढ़ो जरा।
1 से ये हुआ 3, 3 से हुआ 5, 5 से हुआ 7। क्या लिखूंगा यहां पे? ऑड नंबर नजर आ रहे हैं मुझे? मैं बोलूंगा जनाब ये है 2n-1। एन आपके पास हो जाएगा मोड ऑफ वाइब्रेशन। आप देखो बिल्कुल सही हमने फॉर्मूला लिखा है। जब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, एन की जगह 1 रखा, λ1 इज इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाय 2n-1। सही है? 2 1 2 -1 1। अब देखो, जब मान लो आपका थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन हुआ, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन हुआ, तो क्या बनेगा भाई? λ3 विल बी इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3-1। 4l डिवाइडेड बाय 2 3 6, 6-1 क्या हो जाएगा जनाब? 5 हो जाएगी ये चीज उठ के। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ये वाला फॉर्मूला मैंने किस केस में कह दिया? मैंने कहा अगर आपके पास n क्या है, n आपके पास है जनाब मोड ऑफ वाइब्रेशन। n क्या है? n हमारे पास है जनाब मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब कुछ टीचर्स इसको एक और तरह से करते हैं। वो एक और तरह से क्या करते हैं? वो यही सेम फॉर्मूला आपको ऐसे लिख के दिखा देंगे, लेमडा n इज इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाय 2n+1। तो ये फॉर्मूला भी सही है, बस यहां पे फर्क क्या हो जाएगा? इसमें n आपका मोड ऑफ वाइब्रेशन नहीं होगा, इसमें n आपका ओवरटोन होगा। एन आपका क्या होगा? ओवरटोन होगा। और ओवरटोन के बारे में आपको पता है कि वो जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि फंडामेंटल मोड आपका जीरो तो होता है, फिर फर्स्ट होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है। बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए होता है, और कोई रीजन नहीं होती है। मैं पर्सनली कभी भी ये डब्बे में बना रहा हूं, इसको रिकमेंड नहीं करता बच्चे के लेवल पे। मैं वो ऊपर वाले रिकमेंड करता हूँ। एन नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, सबसे आसान समझाना वही है। पहला मोड, दूसरा मोड, सबसे सिंपल हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। भाई निकाल के देख लेते हैं ना कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मुझे λ1 निकालना है, λ1 क्या है? फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसको हम जीरो तो ओवरटोन कहते हैं। जीरो तो ओवरटोन कहते हैं ना, यानी कि एन की जगह जीरो पुट करेंगे भाई, जो ओवरटोन का नंबर है वही पुट करेंगे ना, तो 0+1 हो गया भाई सॉल्व। लो, 4l/2 0 था 0, 0+1 कितना हो गया? 1। तो 4l/1 ही तो आ रहा था। आप करके देख लो, ये वही आएगा आंसर। ठीक है, बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए होता है, और इसका कोई मकसद यहां पे नहीं है। अब वो देख लेते हैं जरा, फ्रीक्वेंसी जो हम पढ़ के आए हैं। F1 क्या था हमारे पास? V/4L मल्टीप्लाई बाय 1। वेरी गुड। F2 क्या था आपके पास? V/4L मल्टीप्लाई बाय 3। वेरी गुड। अब F3 क्या होगा? V/4L मल्टीप्लाई बाय 5। वेरी गुड। अब करते करते आओ जरा Fn पे। Fn क्या होगा? हो जाएगा V/4L मल्टीप्लाई बाय, देखो नंबरिंग क्या चल रही है यहां पे। 1 के बाद यह आता है 3, फिर 3 के बाद यह आता है 5। ऑड सीक्वेंस दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो यहां पे आपके पास ऑड सीक्वेंस में आएगा 2n-1। वही वाली बात है, n आपके पास यहां पे क्या है? मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकता है। पुट करके देख लो। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n की जगह 1 पुट करो, तो 2 1 2, 2 -1 हो जाएगा 1, तो V/4L/1। फिर सेकंड मोड के लिए n की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 2 4 -1 3 हो जाएगा, 3V/4L। ऐसे चलेगा, और कोई मसला इसके अंदर नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर आप नोट करो, आप गौर से देखो यहां पे जरा, यहां पे V/4L मल्टीप्लाई बाय 1 एग्जिस्ट कर रहा है, V/4L मल्टीप्लाई बाय 3 एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन 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 समझिएगा जरा, आपको इस गिनती में कहीं पर यह नजर नहीं आएगा V/4L मल्टीप्लाई बाय 2, ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नॉट एग्जिस्टिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, गौर से सुनना, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो वन एंड क्लोज वाला पाइप होता है, ये बात अच्छे से सुन लीजिएगा, जो वन एंड क्लोज वाला पाइप होता है, जो वन एंड क्लोज वाला पाइप होता है, जो वन एंड क्लोज वाला पाइप होता है, इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करती हैं। कैसी हार्मोनिक्स होती हैं? सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करती हैं। इवन हार्मोनिक्स इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट। सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करती हैं, इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट यहां पे नहीं करती। सही है, और जो बोथ एंड ओपन था उसमें ऑड भी थी, इवन भी थी। तो अब बताओ ज्यादा अमीर कौन हुआ हार्मोनिक्स के मामले में? अच्छे से सुनो गौर से। अगर मैं कहूं पहले 5 मोड ऑफ वाइब्रेशन मैंने कंसीडर किए, यानी कि एन का वैल्यू 1 से लेके एन का वैल्यू 5 तक हो सकता है। सुनना खूब अच्छे से सुनना। तो देखो मेरे पास जो बोथ एंड ओपन है, जो बोथ एंड ओपन है, और एक मेरे पास वन एंड क्लोज वाला है। सही है,
जो बोथ एंड ओपन है, इस बोथ एंड ओपन के पास 5 फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेंगी। N1 पे भी होगा, N2 पे भी होगा, N5 पे भी। जो मेरे पास वन एंड क्लोज वाला है, वन एंड क्लोज वाला है, इसके पास वन पे तो करेगी, टू पे नहीं करेगी, थ्री पे करेगी, फोर पे नहीं करेगी, फिर फाइव पे करेगी। तो टोटल कितनी हुई? तीन हुई। तो इनमें ज्यादा रिचर इन हार्मोनिक्स कौन है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के मामले में अमीर कौन हुआ? ये अमीर हुआ। तो ये भी माजी में एग्जामिनर पूछ चुका है कि विच ऑर्गन पाइप इज रिचर इन हार्मोनिक्स। तो बोथ एंड्स ओपन वाला रिचर इन हार्मोनिक्स होता है, क्योंकि उसके पास ऑड इवन दोनों होते हैं। क्लोज वाले के पास सिर्फ ऑड होते हैं, इवन नहीं होते हैं। बोलो भाई साहब, क्या यहां तक सबको सब चीज अच्छे से क्लियर है? मुश्किल टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने इसकी सारी बुनियाद स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग में क्लियर की। अब देखो, हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है करने के लिए। कहता है अ पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल एंड द फर्स्ट टू हार्मोनिक्स इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड्स एंड इफ द पाइप इज क्लोज एट वन एंड। अब देखो, ये आपने ही करना है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं। जब बोथ एंड पे ओपन होगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? V/2L। V आपको गिवन है, लेंथ भी आपको गिवन है, कोई मुश्किल तो नहीं होने वाली। सही है ना भाई? V कितना है आपके पास? V आपके पास है 340, और 2, और लेंथ कितना है? 1 है। सिंप्लीफाई कर लिया तो ये बन जाएगा 340, डिवीजन में आ गया 2। सॉल्व कर लिया, क्या आता है? 170 हर्ट्ज आता है। अब बोथ एंड्स ओपन है, तो अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा 170 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 340 हर्ट्ज। फिर डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल एंड द फर्स्ट टू हार्मोनिक, उससे अगला कौन सा हो जाएगा? थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा, यानी कि 170 मल्टीप्लाई बाय 3, गोया कि ये क्या हो जाएगा आपके पास? 510 हर्ट्ज हो जाएगा। हो गई आपके पास ये आपके पास क्या हो गई? ये आपके पास तीन इसके फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब देखो, जो इसका पार्ट बी है, पार्ट बी कहता है इफ द पाइप इज क्लोज एट वन एंड, तो क्लोज एट वन एंड के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? V/4L। तो ये हो गया आपका 340, ये हो गया आपका 4L की जगह आ गया 1। सिंप्लीफाई कर दिया, 4 8 से आपके पास होता है 32, 2 यहां आ गया, 4 5 से क्या होता है? 20 होता है, 85 हर्ट्ज आ गया। ये आपके पास आ गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब आपने अगले दो हार्मोनिक्स निकालने। तो भाई, अगर एक एंड इसका क्लोज है तो आपको पता है सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे। तो 85 इंटू वन पहले आ चुका, अब होगा 85 इंटू थ्री, जो भी आंसर आता है, फिर होगा 85 इंटू फाइव, जो भी आंसर आता है। बोलो, क्या ये सवाल समझ में आया है? जो सवाल मैंने यहां पे करा है, 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 हर्ट्ज आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 हर्ट्ज आएगा। बोलो, क्या समझ में आता है ये आंसर आएगा आपके पास 255 हर्ट्ज, और ये आएगा आपके पास 425 हर्ट्ज। सवाल पढ़ के सवाल समझ में आया अच्छे से? बोलो भाई। फंडामेंटल फर्स्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स निकालने, यही तो बोल रहा है आपको सवाल में, देखो। एंड द फर्स्ट टू हार्मोनिक्स, ठीक है? फंडामेंटल अलग निकालो, उसके बाद फर्स्ट टू हार्मोनिक्स अलग निकालो, ठीक है? चलो, गुड हो गया। ठीक है, आपको हार्मोनिक्स निकालने के लिए बोला था यहाँ पे। अब देखो, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है? अब आता है हमारे पास डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। देखो, समझना, डॉपलर इफेक्ट बेसिकली क्या है? जब कभी भी आपके पास ना, देखो, साउंड की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये पिच तय करती है। पिच का मतलब क्या होता है? कि कोई भी आवाज कितनी बारीक है, कितनी कानों को चुभने वाली है, या कितनी कानों को चुभने वाली नहीं है। ये चीज आपकी श्रिल या ग्रेव साउंड के अंदर जो डिफरेंस होता है, वो पिच या फ्रीक्वेंसी तय करती है। सिमिलरली, कोई आवाज कितनी लाउड है, कितनी ऊंची है, उसको इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड तय करता है। सिमिलरली, कोई आवाज कितनी साफ आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है, बगैर कचरे के, बगैर नॉइस के आ रही है, इसको वेव फॉर्म या क्वालिटी तय करती है। अब देखो, आपके पास क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर ये चीज नोट भी करी होगी। ये मान लो आपके पास कोई एक एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस के ऊपर इस जगह पे ना कोई एक सायरन लगा हुआ है, और ये सायरन आपके पास क्या कर रहा है? ये सायरन आपके पास साउंड कर रहा है, और ये एम्बुलेंस जनाबे वाला मूव करती हुई आ रही है एक सर्टेन डायरेक्शन में। ठीक हो गया? और यहां मान लो कहीं पर आप खड़े हुए हो, और आपका मुंह दूसरी तरफ है, आप इस तरफ देख रहे हो।
ठीक है, आप इधर देख रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, आपको एम्बुलेंस नहीं दिख रही, लेकिन आपको अपनी डेली रूटीन से या डेली मुशाहिदे से ये बात पता है कि जैसे जैसे आपकी ये एम्बुलेंस आपकी तरफ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी आवाज की जो पिच है, इसकी आवाज की जो पिच है, इसकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होगी, बढ़ती चली जा रही होगी, वो आवाज ऊंची आपको सुनाई देती जाएगी। ये फिनोमेना आपके पास कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। ये लाजमी नहीं है एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही हो सकता है एम्बुलेंस रुकी हुई हो, आप एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हो, तब भी यही होगा। हो सकता है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, तब भी यही होगा। यानी कि डॉपलर इफेक्ट क्या है कि अगर लिसनर और सोर्स, ऑब्जर्वर और सोर्स, अब देखो इसके अंदर ये आपके पास था ऑब्जर्वर जो कि ऑब्जर्व कर रहा था इन साउंड वेव्स को, ये क्या है, ये ऑब्जर्वर है, और ये क्या है, ये सोर्स है जो कि ये साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही है। अगर सोर्स और लिसनर या सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में एक रिलेटिव मोशन है, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ रहा या कम हो रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर होगी वो अलग होगी एज कंपेयर टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब सर, भाई इसने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का जो भी साउंड इमिट किया, ये जो ऑब्जर्वर को साउंड मिलेगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का, वो ज्यादा होगा या कम होगा डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर के सोर्स इसके करीब आ रही है या दूर जा रही है। अगर सोर्स दूर जा रही होगी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आवाज की पिच कम आएगी। अगर सोर्स करीब आ रही होगी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आवाज की पिच बढ़ जाएगी। ये हम लोग इस तरह से कर रहे होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो इसके अंदर आप लोगों ने अपने माजी में 6 केसेस पढ़े होंगे, 6 फॉर्मूले पढ़े होंगे। मैं आपको टोटल एक ही फॉर्मूला याद कराऊंगा, उसी एक फॉर्मूले से वो भी हम सीख लेंगे, उसी एक फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले बना लेंगे। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, इससे सारे फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है? पढ़ते हैं। देखो हमारे पास एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी माइनस का वी एस। ये हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, और इसी एक ही फॉर्मूले से हम अपने सारे केसेस बनाएंगे और सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है? अब जरा देखते हैं कि इसमें पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसमें किस चीज से क्या मुराद है। चलिए सर बताएं किस चीज से क्या मुराद है इसमें। देखो भाई इसके अंदर जो एफ प्राइम है ना, ये आपके पास कहलाती है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ये आप इसको कहते हो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर। फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को पता चल रही है। सर क्या फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को पता चलेगी और जो सोर्स इमिट करेगा वो अलग अलग होगी? बेटा बिल्कुल अलग होगी। इसको मैं हमेशा एक मिसाल से समझाया करता हूं। कैसे सर? देखो मानो ये मेरा बेटा आपके पास एक कोई मान लो स्पीकर है, मिसाल के तौर पे एक कोई स्पीकर है, और इस स्पीकर पे जो है ना वो ऊंची ऊंची कोई गाना लगा हुआ है या कोई चीज लगी हुई है, ठीक है? और यहां से इसकी साउंड वेव जो है ना वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस होती जा रही है, ठीक है सर? अब एक बंदा जो है वो यहां पे खड़ा हुआ है, और एक बंदा जो है ना वो इससे कहीं दूर फासले पे खड़ा हुआ है, ठीक है? समझिएगा जरा, ये जो इसके करीब बंदा खड़ा हुआ है ना, ये मान लो स्पीकर की तरफ जा रहा है, और ये जो पहले ही दूर खड़ा हुआ है ये और दूर जा रहा है। समझना, एक बंदा ए है, सुनना गौर से, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ए जो कि पहले ही स्पीकर से करीब है वो मजीद स्पीकर के करीब आ रहा है, और बी जो कि पहले ही स्पीकर से दूर है वो और दूर जा रहा है। सही है? मान लो ये जो आपके पास स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, लेट से दैट फ्रीक्वेंसी इज एफ। ये जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या एफ है। अब आप बताओ, ये इसमें फिजिक्स फिजिक्स भाड़ में गई, मान लो आपको फिजिक्स नहीं पता अभी, आप बताओ ए और बी जो साउंड वेव सुनेंगे, इनके जहन में जो सेंसेशन प्रोड्यूस होगी, क्या दोनों को एक बराबर होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ए जो कि करीब आ रहा है स्पीकर से उसको पिच ऊंचा सुनाई देगा, बी को पिच नीचा सुनाई देगा। अब क्या स्पीकर ने इन दोनों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस किया? नहीं, एक ही प्रोड्यूस किया ना। ए को इसके अपने लिहाज से मिली तो वो इसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी को इसके रिलेटिव मोशन के लिहाज से मिली वो इसकी होगी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यही मैं आपको बता रहा था कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर, यानी कि जिस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी उसके रिलेटिव मोशन विद द सोर्स की वजह से मिलती है उसको हम लोग कहते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। सही है? तो वो अलग अलग हो सकती है, जहन में रख लेना ये बात। ये जो एफ है ना, ये आपके पास होती है दैट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द
सोर्स आपके पास ये वाली होती है, ठीक है सर। वी आपके पास क्या है, वी आपके पास है जनाबे वाला वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी क्या है, वी आपके पास है जनाबे वाला वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। वी नॉट क्या है, वी नॉट आपके पास है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को आप जीरो ले लोगे, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को आप जीरो ले लोगे। वीएस क्या है, वीएस आपके पास है वेलोसिटी विद विच द सोर्स इज मूविंग। अगर सोर्स रुकी हुई है तो इसको आप जीरो कर लोगे। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला हम याद कैसे रखेंगे, मैं बोलूंगा बहुत आसान है इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक सिंपल सी चीज आपको बस ये पता होनी चाहिए, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से, ये जो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बनाई थी, इन दोनों में से आपके ख्याल से, अगर मैं आपसे पूछता हूं और सबने बताना है मुझे ये, आपके ख्याल से ए या बी में से ज्यादा ऊंची आवाज किसे सुनाई देगी और कम आवाज किसे होगी? ए को या बी को? ऊंची आवाज किसको होगी? इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्यादा आवाज कौन सुनेगा, ए के बी? ए सुनेगा। और कम आवाज कौन सुनेगा, बी कम आवाज सुनेगा। ऐसे ही है। क्या मैं ये कह सकता हूं, सुनना गौर से, क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर कभी भी ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के करीब आ रहे हो, करीब आने का भले कोई भी तरीका हो सकता है सोर्स रुका हो ऑब्जर्वर करीब आ रहा हो, ऑब्जर्वर रुका हो सोर्स करीब आ रहा हो, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो, अगर कभी भी टुवर्ड्स का केस है, टुवर्ड्स का मतलब बोथ ऑब्जर्वर एंड द सोर्स आर मूविंग ईच अदर, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ आती है? भाई अगर सोर्स और ऑब्जर्वर करीब आ रहे हैं, भले वो जैसे भी करीब आ रहे हो, सोर्स करीब आ रहा है ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ऑब्जर्वर करीब आ रहा है सोर्स रुका हुआ है, या दोनों ही करीब आ रहे हैं, भाई कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इन तीनों केसेस के अंदर जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसके मुकाबले में तेज होगी, आसान भाषा में ऊंची आवाज सुनाई देगी। और इसका वाइस वर्सा, जब दूर जा रहे हैं, चाहे सोर्स दूर जा रहा हो ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स रुका हुआ है ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, या दोनों दूर जा रहे हैं, तो इस केस के अंदर जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। बोलो ये बात समझ आती है, हाँ या ना? बोलो भाई, सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल आसान आसान सी बातें कर रहे हैं, कोई मुश्किल बात तो हमने की ही नहीं है अब तक, ठीक है। चलो गुड हो गया। अब देखो, अब देखो यहां पे ये वाला जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला आपके पास है जनाब टूवर्ड्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये है टूवर्ड्स का फॉर्मूला। टूवर्ड्स का मतलब क्या है, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा सर, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, आपको कैसे पता चल गया? फॉर्मूला देख के मुझे कैसे पता चलेगा? अभी बताता हूं ना कैसे पता चलेगा। आपने बोला ना अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एफ के मुकाबले में, भाई जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगा वो ऊंचा होगा एफ के मुकाबले में। जी सर ये तो होगा, मान लिया मैंने। अब देखो जरा यहां पे फॉर्मूला देखो, थोड़ी सी मैथ्स आपको समझ में आनी चाहिए, हल्की सी मैथ्स, बहुत हल्की सी मैथ्स। वो देखो, वो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए मेरे भाई, ये मेरे प्यारे भाई, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो आपके पास एक ये जो चीज लिखी हुई है, इस चीज का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर इस चीज का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी तो एफ से मल्टीप्लाई करने पर एफ प्राइम का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। भाई खुद सोचो ना, मान लो एफ का वैल्यू है 200 हर्ट्ज, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। अगर मैं इस 200 हर्ट्ज को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो 400 होगा, एफ प्राइम का वैल्यू 400 आएगा। अगर 1.5 से करूंगा तो 300 होगा। यानी कि अगर मैं 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो एफ प्राइम का वैल्यू एफ से क्या होगा, ग्रेटर आएगा। और मुझे पता है कि टूवर्ड्स वाले केस में एफ प्राइम कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन एफ होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। सर ये कैसे पता चला आपको? सिंपल मैथ्स। 1 से ग्रेटर नंबर का मतलब क्या होता है, न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। सिंपल सी बात है ना भाई, भाई न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। और जनाब ऊपर भी v है मेरे पास और जनाब नीचे भी v है मेरे पास। अब न्यूमिनेटर को बड़ा करने के लिए तो मुझे ऊपर चीज को ऐड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए मुझे नीचे चीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हो गया, बस इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। देखो एक ही फॉर्मूला था और मैंने आपको वो भी पढ़ना सिखा दिया कि कैसे आप उसे पढ़ सकते हो और कर सकते हो। अब इसी में देखो मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। अवे वाला केस अगर होता, अगर क्या होता, अगर अवे वाला केस होता, देखो अवे का मतलब क्या है, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, या तो दोनों दूर जा रहे होंगे या कोई एक दूर जा रहा होगा दूसरे से, मतलब दरमियान का डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखो आप बोलोगे एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ। अब आपको पता है यहां जो नंबर आएगा ना वो नंबर 1 से छोटा होगा। क्यों सर? अबे जब दूर जाएंगे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो एक्चुअल के मुकाबले में कम होगी, तभी तो साउंड कम सुनाई देगा। तो इसका मतलब 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लो आपने ऊपर भी v लिखा नीचे भी v लिखा, अब आपको न्यूमिनेटर को छोटा करना है
और डिनोमिनेटर को बड़ा करना है। जब भी आपका आंसर 1 से कैसा आएगा, छोटा आएगा। तो जनाब इसके लिए ऊपर आप करोगे माइनस और नीचे आप क्या करोगे, प्लस करोगे। बन गया भाई फॉर्मूला, v माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस। हो गया आपका ये दूसरा केस भी हो गया। इससे हमारे सारे के सारे 6 के 6 केसेस हल हो जाएंगे। पहले मुझे ये बता दो, यहां तक क्या आप लोग फॉर्मूला बनाना सीख गए? तो फिर मैं आपको इसके 1 से 2 सवाल कराता हूंगा। बोलो, यहां तक समझ आता है सबको? कोई मुश्किल चीज तो नहीं सीख ली? अब देखो भैया, हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप ही लोग करोगे, बस मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, what will be the apparent frequency of the whistle as heard by the listener? क्या बोल रहा है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने को बोल रहा है। कैसे पता चला? देखो ना, what will be the apparent frequency of the whistle as heard by the listener sitting on the platform? अभी जो ये ट्रेन है ना, ये आपके प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसके लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? टूवर्ड्स वाला यूज करेंगे। ठीक है सर, कौन सा? टूवर्ड्स वाला यूज करेंगे। आपको यहां पे वेलोसिटी ऑफ द सोर्स कितनी दी हुई है? 90 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड किसमें दी हुई है? मीटर पर सेकंड में दी हुई है। वरना अगर आपको जो वेलोसिटी है, वो आपको साउंड की वेलोसिटी अगर आपको किलोमीटर पर आवर वाली पता है तो आप डायरेक्टली यूज कर लेना। 1200 किलोमीटर पर आवर होती है, करके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1200 किलोमीटर पर आवर आपके पास वेलोसिटी होती है। अगर आप ये पुट करोगे तो फिर आप वीएस को किलोमीटर पर आवर में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता और आपने 340 मीटर पर सेकंड ही यूज करना है, तो आपको सोर्स की वेलोसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 90 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर की जगह पे क्या आएगा? 1000। और आर की जगह पे क्या आएगा आपके पास? 3600 आ जाएगा। ठीक है सर, यहां से इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा जनाब? वेलोसिटी ऑफ सोर्स मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है? टूवर्ड्स का केस है। टूवर्ड्स वाले केस में बन जाएगा एफ प्राइम विल बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय, अब वी आपके पास क्या है? 340 प्लस का वी नॉट। अब वी नॉट आप क्या लोगे? यहां पे जीरो लोगे। कैसे सर जीरो? देखो, कह रहा है कि ये जो आपके पास बंदा है ना, ये जो बंदा है, दिस बंदा इज सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ये बंदा तो वहां बैठा हुआ है मजे से, तो बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई जनाब? जीरो हो गई। अपॉन में क्या आ जाएगा? v माइनस का वी एस। तो v माइनस का वी एस, और वी एस आपको पता है, ये रहा, यहां से आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। बस ये जो एफ फ्रीक्वेंसी है, इसकी जगह पे आप क्या रखोगे? 1000 रखोगे। सब चीजों को सिंप्लीफाई करोगे और आपके पास यहां पे उठ करके इसका आंसर आ जाएगा। पंजाब बोर्ड की एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 8.5 है। इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 1080 हर्ट्स के अराउंड, रफली स्पीकिंग 1080 हर्ट्स के अराउंड आएगा। करके आप देख लेना। आगे कहता है व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द सेम लिसनर इफ द ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशन। यानी कि ट्रेन आई, स्टेशन पे रुकी नहीं, गुजरती हुई चली गई। तो ये लिसनर बैठा हुआ था। अब सूरत हाल देखो क्या हो रही है। ये मान लो लिसनर है, पहले ये ट्रेन आ रही थी इसकी तरफ, यानी कि ये आपकी कंडीशन नंबर 1 थी। इस आपने पहले फ्रीक्वेंसी निकाली, ये पूरा काम आपने कर लिया। अब यही सेम ट्रेन इस स्टेशन के पास से दूर जा रही है। अब फिर आपने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले आपने एक बार निकाली, इसे आपने कह दिया लेट से केस ए। फिर आपने अब दूसरी बार निकालनी है, इसे आप कहोगे केस बी। इसके अंदर अब ये क्या हो रहा है? अवे जा रही है। अब आप फिर यही काम करोगे। बस अब की बार क्या होगा? अवे वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, और आप बोलोगे एफ प्राइम विल बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय, ऊपर क्या होता है? v माइनस का वी नॉट होता है। तो आप बोलोगे 340 माइनस का वी नॉट, क्योंकि वो रुका हुआ है तो वो जीरो आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? 340 प्लस का वी एस, और वी एस आप ऊपर निकाल चुके होगे। आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे आपके पास वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी जब ये स्टेशन से दूर जाने पे ट्रेन की लिसनर ऑब्जर्व करेगा। इसका आंसर आपके पास तकरीबन तकरीबन 931 हर्ट्स के अराउंड आ रहा होगा। बोलो, क्या यहां तक सबको सारी बात अच्छे से समझ में आती है? हाँ या ना? बोलो भाई, समझ आ गया कैसे कर? अब देखो बच्चे, हमारे पास ये जो डॉपलर इफेक्ट होता है, वो हर तरह की वेव्स के अंदर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हर तरह की वेव में एप्लीकेबल होता है। हमारे पास
लाइट वेव्स के अंदर भी डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, साउंड वेव्स के अंदर भी होता है। साउंड वेव्स के अंदर तो आपने अभी पढ़ ही लिया। लाइट वेव्स की अगर मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं, ये जो मैंने ऊपर कॉपी करके भी रखा हुआ है, ये ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो वायलेट से लेकर रेड तक होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट हमारे पास तकरीबन 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 रफली स्पीकिंग स्टार्ट होता है 400 नैनोमीटर से, और रेड हमारे पास तकरीबन रहता है 700 नैनोमीटर तक। यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा रेड की जो वेवलेंथ है ये ज्यादा है, और वायलेट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम है। यानी कि अगर आप पूरा का पूरा अपना विजिबल स्पेक्ट्रम देखोगे ना, विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, तो इस विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में ये जो आपका जहां पे वायलेट होता है, और वायलेट का मतलब इसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर है। और जहां पे रेड होता है, रेड का मतलब इसकी वेवलेंथ कितनी है, तकरीबन 700 नैनोमीटर है। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। और ये हमारे पास कहलाता है रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। और आपने याद क्या रखना है, रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ ज्यादा है, और ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ क्या है, कम है। ठीक है, अब देखो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट या डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है। देखो भाई, जब हमारे पास कहानी क्या होती है, आपको यह बात पता है कि जो भी कोई स्टार है, सुनना गौर से, जो भी कोई स्टार है, ये मान लो आपके पास कोई स्टार है, आपके पास जो भी कोई स्टार है, ये क्या कर रहा है, ये लाइट गिव आउट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये लाइट गिव आउट कर रहा है। सही। हम लोग अर्थ के ऊपर ये जो लाइट गिव आउट कर रहा है, इसको ऑब्जर्व करते हैं और इससे अंदाजा करते हैं कि इस स्टार का सरफेस टेम्परेचर क्या है, ये स्टार का सरफेस किन चीजों से मिलकर बना है, ये हमसे कितना दूर है, इन सब चीजों की एस्टिमेशन करते हैं। ठीक हो गया। अब अगर ये जो स्टार ये लाइट दे रहा है, और ये जो विजिबल लाइट है, अगर ये मान लो ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट होती नजर आती है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता लाइट जो है वो विजिबल साइड के स्पेक्ट्रम में कहां जा रही है, ब्लू एंड की तरफ जा रही है, वायलेट की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो स्टार है ना, ये अर्थ के करीब आ रहा है। ये स्टार क्या हो रहा है, ये अर्थ के करीब आ रहा है। सर ये कैसे पता चल गया आपको, बहुत सिंपल है। देखो, जो जो चीज करीब आती है ना, जैसे ये अभी इस केस के अंदर ये हमारे पास सोर्स हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रही है, और अर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा। भाई अर्थ ऑब्जर्व कर रहा है और स्टार जनरेट कर रहा है। तो जब सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आती है, सुनना गौर से, अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है, मान लो पहले आपके पास सोर्स इस जगह पे थी और यहां से इमिट कर रही थी, तो आपके पास ये वेव ऐसे फैले फैले अंदाज में यहां पे आएंगी। अगर यही सोर्स आपके पास मुंह ढा के इतना करीब आ जाए, अब जगह कम हो गई दरमियान की, तो यही जो वेव्स है ना, ये पहले के मुकाबले में क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, पहले के मुकाबले में कंप्रेस हो जाएंगी। ये जो वेव की कंप्रेशन हुई है, ये इसलिए हुई है कि दरमियान की जगह क्या हो गई है, कम हो गई है पहले के मुकाबले में। सिमिलर फिनोमेना में इनको हम डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ भी कहते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दूर चला जाए, यानी कि ऑब्जर्वर से दूर चला जाए, मान लो यही ऑब्जेक्ट जो था, ये ऑब्जर्वर से ऐसे करके दूर चला गया, ऑब्जर्वर अपनी जगह पे रहा, लेकिन जो सोर्स था ना वो क्या हो गया, वो आपके पास उठ करके दूर चला गया। अब देखो यही सेम आपके पास ना इस तरह से बन जाएगा, यानी कि अब आपके पास ये वेव फैल के बन गई। इसको हम कहते हैं, आपकी जो वेव थी ना वो क्या हो गई, वो इलोंगेट हो गई। डिजिट डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ आ गया प्लस साइड के ऊपर, वेवलेंथ बढ़ गई आपके पास, फैल गई। तो स्टार अगर अर्थ के करीब आ रहा होता है, तो जो वो वेवलेंथ इमिट करता है वो ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट होना शुरू होती है, क्योंकि वेवलेंथ शॉर्ट होती जा रही होती है, कंप्रेस होती जा रही होती है। अगर स्टार रिसीड कर रहा है, दूर जा रहा है, स्टार रिसीड कर रहा है, दूर जा रहा है, तो वो जो वेवलेंथ है वो रेड एंड ऑफ द पैटर्न की तरफ शिफ्ट होगी, या रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की तरफ जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये इसीलिए लेकर आया था। Star moving towards the earth show a blue shift. This is because the wavelength of light emitted by the star are shorter than if the star had been at rest. So the spectrum is shifted. Spectrum से मुराद होती है, एक कह लो ग्राफ टाइप की चीज है जिसके ऊपर आप डिफरेंट वेवलेंथ्स को प्लॉट करते हो। So the spectrum is shifted towards the shorter wavelength, that is the blue end of the spectrum.
Star moving away from the Earth show a red shift. The emitted waves has a longer wavelength than if the star had been at rest. So the spectrum is shifted towards the longer wavelength, that is towards the red end of the spectrum. Astronomers have discovered that all the distant galaxies are moving away from us by measuring their redshift. That is, they have estimated their speeds. यानी कि ये जो आपका डॉपलर इफेक्ट का फिनोमेना है, इसकी मदद से हम कौन सा स्टार करीब आ रहा है, कौन सा स्टार दूर जा रहा है, इसको भी देख पाते हैंगे। बोलो, यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से क्लियर होता है? यहां पे हमारा वेव्स अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच